तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। बीजेपी नेता शाहनवाज पे दर्ज होगा रेप का केस। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस का रवैया ढीला था। साथ ही अब कोर्ट ने पुलिस को कहा कि एफआईआर दर्ज कर 3 महीने में जांच पूरी करें। जी हां, दिल्ली के हाई कोर्ट ने बीते गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक ये आदेश 2018 में भाजपा नेता पे लगे आरोप को लेकर दिया गया है। हाईकोर्ट ने पुलिस डिपार्टमेंट को कहा है कि पुलिस 3 महीने में जांच पूरी करके इसकी जो रिपोर्ट है वो निचली अदालत में सौंपे। इसी बीच शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है ताकि उनके खिलाफ जांच न हो। हालांकि देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, मामला ये है कि दिल्ली की रहने वाली पीड़िता ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी। इसमें शाहनवाज के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील की गई थी। महिला का आरोप था कि उन्होंने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ रेप किया और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन जब से ये मामला पेंडिंग में ही पड़ा हुआ था। आइए चले अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में वायरल फीवर का फैला खौफ। पिछले 30 दिनों में हर 10 में से 8 घर में कोई न कोई बीमार पड़ा है। जी हां, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में इन दिनों वायरल बुखार ने लोगों को परेशान कर रखा है। एक नए सर्वे में सामने आया है कि पिछले 30 दिनों में लगभग 80% घरों में कोई न कोई वायरल फीवर से पीड़ित जरूर हुआ है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना संक्रमण के रोजाना के नए मामलों में भी तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। पता चला है जिन जिन लोगों को कोरोना से संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आई है, उनमें से सिर्फ 10 ने कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की तीसरी खुराक यानी कि बूस्टर डोज ली थी। इसका आसान सा मतलब ये है कि कोरोना से संक्रमित होकर अस्पताल पहुंचे लोगों में से 90% लोगों ने कोरोना की तीसरी खुराक नहीं ली है। तो एक तरफ कोरोना और एक तरफ वायरल फीवर फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। कॉल पर हेलो कहने के बजाय वंदे मातरम कहने पे ओवैसी पार्टी के विधायक ने दिया विवादित बयान। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हां, मालेगांव सेंट्रल सीट से AIMIM के विधायक मुफ्ती इस्माइल ने कहा है कि हम भारत की पूजा नहीं करते, हम देश की पूजा नहीं करते। साथ ही कहा कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते। फिर आगे उन्होंने कहा कि मंत्री को सभी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। वंदे मातरम का ये अर्थ है कि हम धरती माँ की पूजा करते हैं, लेकिन हम इस्लाम के मुताबिक केवल अल्लाह ही की पूजा कर सकते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक सेकुलर मुल्क है, मंत्री को ऐसा आदेश नहीं निकालना चाहिए। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में सांस्कृतिक मंत्री बनने के बाद सुधीर मुनगंटीवार ने एक आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा कि जो भी सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें अब फोन पर हेलो के बजाय वंदे मातरम कहना होगा। हालांकि जैसे ही उन्होंने ये आदेश जारी किया, इसको लेकर कई जगहों पे विवाद खड़ा हो गया। विवाद खड़ा होने के बाद उन्होंने अपनी बात को साफ करते हुए कहा कि वंदे मातरम कहना कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई चाहे तो वंदे मातरम के अलावा कोई दूसरा शब्द भी कह सकता है जो कि देशभक्ति को प्रदर्शित करता हो। आइए चलें अगली खबर की तरफ। कौन बनेगा करोड़पति शो में बीते रोज 18 अगस्त को कौन कौन से सवाल पूछे गए, उनके क्या क्या है जवाब। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है इन सवाल और जवाब को जानने में तो आप 1.5 से 2 मिनट का वीडियो आगे कर सकते हैं। तो KBC के 18 अगस्त के शो में पहला सवाल पूछा गया कि जून 2022 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विदेशी व्यापारी विश्लेषण पोर्टल का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है निर्यात। वहीं दूसरा सवाल पूछा गया कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने किस भगवान के क्रोध से अपने लोगों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था। इसका सही जवाब है इंद्रदेव। वहीं तीसरा सवाल पूछा गया कि इनमें से किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के नाम पर एक जिला है, और इसका सही जवाब है उत्तराखंड। वहीं चौथा सवाल पूछा गया कि अलवर और राजस्थान की उस कुम्हारी की तकनीक का नाम क्या है जिसमें मिट्टी की बहुत पतली परत का उपयोग होता है, और इसका सही जवाब है कागजी। वहीं पांचवा सवाल पूछा गया कि किस भारतीय लेखक या लेखिका की मां राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जज बनने वाली पहली महिला थी, और इसका सही जवाब है विक्रम सेठ। वहीं छठा सवाल पूछा गया कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस यूरोपीय शहर के महापौर ने 30 मई 2022 को एक विशेष ट्रॉम रवाना की थी। तो इसका सही जवाब है वोक्रोला। वहीं सातवां सवाल थोड़ा दिलचस्प सा पूछा गया। सातवां सवाल ये था कि कैंडी क्रश सागा और टेम्पल रन किस तरह के मोबाइल एप्लीकेशन हैं। तो इसका जवाब बड़ा आसान है कि ये गेम टाइप के एप्लीकेशन है। वहीं आठवां सवाल पूछा गया कि यदि आपको एक समुद्र के नजारों वाला फ्लैट चाहिए तो आपको इनमें से किस शहर में रहना होगा, और इसका सही जवाब था चेन्नई। वहीं नौवां सवाल पूछा गया कि F1 रेसिंग में F का क्या अर्थ होता है जिसका गणित में काफी उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब था फॉर्मूला। वहीं 10वां सवाल पूछा गया अभिषेक बच्चन अभिनीत एक फिल्म ट्रायोलॉजी में नकारात्मक पात्रों के क्रम में इनमें से अगला कौन आता है। वो था आमिर खान। यानी कि पूछा गया नेगेटिव किरदार किसने निभाया था।
फिर 11वां सवाल पूछा गया कि पंडित शिव कुमार शर्मा इनमें से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे, और इसका सही जवाब था संतूर। 12वां सवाल पूछा गया कि अगर अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगाल से शुरू होती है तो इसकी यात्रा कहाँ समाप्त होती है, और इसका सही जवाब है अमृतसर। वहीं 13वां सवाल पूछा गया कि 2019 में स्थापित गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का नाम किसके नाम पे रखा गया है, और इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं आखिरी यानी कि 14वां सवाल पूछा गया कि अपनी रक्षा की भूख के साथ साथ भोजन लाने वाले लोगों को भी खा जाने के लिए कुख्यात भीम ने किस राक्षस को मारा था, और इसका सही जवाब है बकासुर। इसके बाद 15वां सवाल पूछा गया कि बोरिस जॉनसन ने 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री पद को त्यागने की घोषणा की थी, और इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सरकारी मंत्रालय ने फिर 8 यूट्यूब चैनल को किया ब्लॉक। 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी चैनल दिखा रहे थे देश विरोधी कंटेंट। जी हां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, साथ ही विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में दुष्प्रचार करने के लिए 8 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। इनमें से 7 भारतीय चैनल हैं, वहीं इनमें 1 पाकिस्तानी यूट्यूब न्यूज चैनल है। असल में ये यूट्यूब चैनल इस तरह की खबरें दिखा रहे थे जो कि पूरी तरह से झूठ थी। खास करके थंबनेल पे ऐसी चीजें लिखते थे जो कि लोगों को भड़काने का काम करती थी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। दिल्ली में हो अपना घर का सपना से अगर आप चूक गए हैं तो डीडीए ने फिर दिया है मौका। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हां, दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए एक बार फिर से दिल्ली में अपना घर का सपना देखने वालों के लिए विशेष योजना लेकर आने वाली है। दरअसल डीडीए उन लोगों के लिए आज से एक मिनी ड्रॉ आयोजित करने जा रही है जिन्हें पहले वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। अब ऐसे इच्छुक आवेदक 16 अगस्त से 15 सितंबर 2022 तक डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यानी कि dda.gov.in के जरिए पंजीकरण शुल्क जमा करके मिनी ड्रॉ में भाग ले सकेंगे, और अगर किस्मत अच्छी रही तो डीडीए के जो फ्लैट हैं वो उनको बड़े सस्ते दामों पे मिल जाएगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। शराब पीकर फिनलैंड की पीएम ने किया जमकर डांस, अब विपक्ष पार्टियों ने मांगा है इस्तीफा। जी हां, फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने उनको निशाने पर ले लिया है। वीडियो में वो शराब पीकर अपने दोस्तों के साथ जम के डांस कर रही हैं। ये घटना अभी हाल ही में बीते बुधवार की देर रात की बताई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया है कि पीएम सना मरीन ने दोस्तों के साथ ड्रग्स का सेवन किया है। विपक्ष उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। हालांकि वहीं पीएम सना मरीन ने वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ शराब पी रही थी और वो ड्रग का टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। वहीं सोशल मीडिया पे इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई सारे लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो देश का पीएम हो उसे इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। आइए चलें अगली खबर की तरफ। देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं रूस के दौरे पर, इसकी वजह से टेंशन में है पाकिस्तान। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी एनएसए अजीत डोभाल 2 दिन के रूस दौरे पर हैं। अभी हाल ही में बीते बुधवार को उन्होंने रूस के सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पुत्रशेव से मुलाकात की। माना जा रहा है इस मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान, आतंकवाद और रूस यूक्रेन के जंग पे बातचीत हुई है। डोभाल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिल सकते हैं। बहरहाल इस दौरे को लेकर पाकिस्तान टेंशन में है। इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान में रूस और भारत नई रणनीति पे काम कर रहे हैं। तालिबान को भी भरोसे में लिया जा रहा है। पाकिस्तान इसकी वजह से अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है कि जो भी योजनाएं वगैरह बनाई जा रही हैं उसे उसमें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। राजू श्रीवास्तव की पत्नी की गुजारिश, कहा कि अफवाह न फैलाएं, उनकी हालत स्थिर है, वो अपनी लड़ाई जीत कर लौटेंगे। जी हां, देश के फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। दिल का दौरा पड़ने के बाद पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। अभी हाल ही में खबर आई थी कि वो फिलहाल कोमा में हैं। दिमाग के अलावा बाकी चीजें बिल्कुल सही से चल रही हैं, लेकिन उनका दिमाग रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। इसी की वजह से वो होश में नहीं आ रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इसी के बीच राजू श्रीवास्तव की जो पत्नी है वो मीडिया के सामने आई है और उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पे या मीडिया पे इस तरह की खबरें ना फैलाई जाएं कि वो बहुत ज्यादा खतरे के अंदर हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हालत स्थिर है और वो जल्दी सही होकर लौटेंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की चार्जशीट पे जैकलिन बोली, मेरा हर सपना पूरा होगा। वहीं वकील ने कहा कि मेरी क्लाइंट खुद है विक्टिम। जी हां, एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने बीते गुरुवार को 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सफाई दी और उन्होंने कहा कि वो साजिश का शिकार हुई हैं। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय जैकलिन को इस केस में आरोपी बनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं जैकलिन के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा है कि चार्जशीट में जैकलिन के नाम को लेकर फिलहाल ईडी की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अगर जैकलिन को आरोपी बनाया जाता है तो फिर जैकलिन की तरफ से वकील प्रशांत पाटिल केस लड़ेंगे। जैकलिन का मानना है कि वो निर्दोष है। उल्टा उनके वकील की तरफ से ये कहा गया है कि जो सुकेश चंद्रशेखर है
उसने जैकलिन फर्नांडिस को भी ठगा है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 12,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 72 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 12,000 से ज्यादा नए मरीज मिले कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,01,343 हो गई है। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, 72 लोगों की जान फिर गई कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 16,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। इन सभी आंकड़ों के घटने बढ़ने के बाद कुल परिणाम ये रहा कि जो एक्टिव केसेस है उनमें कुल 3700 से ज्यादा मामलों की कमी आई, जो कि बहुत अच्छी बात थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।